हेलो फ्रेंड्स, आर्यन स्टडी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत किया जाता है। दोस्तों इससे पहले हम बोट एंड स्ट्रीम का पार्ट 2 पढ़ाए थे। आज हम 10 में है दम क्लास का भाग 9 पढ़ाएंगे। इससे पहले 10 में है दम क्लास का भाग 8 तक पढ़ा चुके हैं और उसके बाद में वायरल फीवर के चपेट में जो हम आ गए थे तो मेरा तबीयत खराब हो गया था। अभी भी मेरा तबीयत खराब ही है, मगर दोस्तों हम चाहते हैं इसलिए कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपके सामने है, DFCCIL का एग्ज़ाम आपके सामने है और बोर्डिंग टेक्नीशियन का भी एग्ज़ाम होने वाला और NMDC का भी एग्ज़ाम होने वाला, आप लोग को पता ही होगा। इसलिए दोस्तों अब हम सोचते हैं कि रेगुलर हम आपको वीडियो अपलोड करते रहें कि आप लोग कुछ क्वेश्चन प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हम ऐसा प्रश्न को सेट कर रहे हैं जो आपके ग्रुप डी से रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, तो भाग 9 10 में है दम क्लास का आज हम भाग 9 पढ़ा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि इसको हम किस तरह से बनाएं। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बोल रहा है प्रश्न की किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपया है। यदि छूट न दी जाए तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। भैया ऐसा प्रश्न हम इससे पहले भी 10 में है दम क्लास में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो इसमें जो प्रश्न बताया जा रहा है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले माइंड में रखना कि दोस्तों छूट देता है हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, MRP पे दिया जाता है। तो बोला कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद उसका मूल्य हो जाता है 1080। तो आपको मान के चलिए कि आपका MRP 100 है, आप 10% उस पर छूट दीजिएगा तो बेचिएगा कितना में 90 रुपया में। यही 90 बराबर आपका 1080 है। यही 90 बराबर, यही आपका 90 छूट देने के बाद यही 90 बराबर आपका है 1080। ठीक है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, इसको 1080 बटा 9, इसको काट दीजिए, 0 से ये 0, 9 का 9, 9 दूनी 18। ठीक है, 12 आया तो अब इसका 1 बराबर 12 आया तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, 100 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1200। ठीक है, तो आपका ये SP आ गया 1200। ठीक है, अब बोला कि दुकानदार को 20% लाभ हो तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। भैया घड़ी का क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, CP आपसे पूछा, CP कैसे निकालते हैं, तो SP को आप लिख दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल SP को हम लिख दिए। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे कि आपको 100 ऊपर में रखना है, 100 ऊपर में रखना है और 20% का लाभ होता है तो 120 यहाँ लिखेंगे। CP निकालने का यही तरीका होता है, 100 ऊपर होता है, अगर SP निकालते तो आपका 120 ऊपर होता, आप लोग को पता ही होगा। इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 0 से ये 0 काट दीजिए, इसको 12 से आप काट दीजिए, इसको 12 से तो कितना बच जाएगा आपको, इसको 12 से काट लीजिए, इसको 12 से तो आपका 1000। ठीक है, तो आपका CP आ गया 1000। कोई प्रॉब्लम इस प्रश्न को समझने में, अगर प्रश्न को दोस्तों समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्तों, तो हम अपने आप में सुधार करेंगे और आपको भी कोशिश करेंगे समझाने के लिए। ठीक है, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर हम चले कि उसको कैसे ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हम प्रश्न इसमें सेट किए हैं जो आपको NTPC का 7th फेज का एग्जाम स्टार्ट हुआ उसमें भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आज और उसके बाद में आपको इससे पहले 7th फेज से पहले जो 6th फेज तक जो NTPC का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये सब प्रश्न पूछा गया। आपको ग्रुप डी में भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम ऐसे प्रश्न को सेट कर रहे हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि उसको हम कैसे बनाएंगे। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से दोस्तों हम आपको बताएंगे। ठीक है, कोई भी लॉन्ग प्रोसेस से नहीं बताएंगे, ऐसा प्रश्न बताएंगे कि कम से कम आपको सिर्फ 1 मिनट में ही प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो आप घबराइए नहीं, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए। तो 2 नंबर क्वेश्चन की ओर क्या, 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला कि 65 व्यक्ति के समूह का औसत आयु 65 वर्ष है। अगर 90 वर्ष के व्यक्ति समूह छोड़ देता है और 25 व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है 25 वर्ष के, तो समूह के आयु की नया औसत क्या होगा। ऐसा प्रश्न हम आपको इससे पहले भी बताए हैं। अब बार बार ये सब प्रश्न रिपीट होते रहता है एग्जाम में दोस्तों, ये सब प्रश्न को हमेशा माइंड पर रखिए। ठीक है, तो क्या बोला कि 65 वर्ष के समूह का औसत आयु 65 वर्ष है। आप एवरेज से लेके चलिए तो एवरेज आपका कितना दे दिया, देखिए कितना शॉर्ट में बनेगा, एवरेज 65 वर्ष दे दिया। भैया इसको एवरेज को यहाँ हम लिख लेंगे। ठीक है, और आगे क्या बोला कि 90 वर्ष के व्यक्ति ने समूह छोड़ दिया और 25 वर्ष के व्यक्ति ने समूह में शामिल हो गया। तो भैया देखिए कि इसका
आपका कितना इसका एवरेज में कमी आया, पहले वर्ष में कमी आया कितना है इसको पहले देखिए। तो 90 वर्ष का है और 25 वर्ष के छोड़ा, तो भैया 90 वर्ष का है, यहाँ पे देखिए 90 वर्ष का है, 25 वर्ष का छोड़ दिया तो कमी कितना आया 5, ये आपका कितना 8 में से 2 गया 6, तो भैया वर्ष में कमी आ गया आपका 65। तो एवरेज में कमी क्या आएगा, एवरेज में तो 65 आपका एवरेज में कमी क्या होगा, तो 65 से डिवाइड कर दीजिए इसमें, तो 1 वर्ष का कमी आया, 1 वर्ष का कमी आया। सिर्फ भैया एक इससे आप माइनस कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आपका आंसर 64 वर्ष हो गया। ऐसा प्रश्न आप सेट मारते हैं तो जरूर सेट में आता है दोस्तों, अगर हम झूठ बोलते हैं तो आप जरूर सेट मारते हैं, उसमें सेट को देखिए कि ऐसा प्रश्न आता है या नहीं आता है, या एग्जाम में आता है या नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे प्रश्न को इसी तरह से बनाना है। अब हम तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते कि उसको कैसे बना, ये सब प्रश्न को हमने हमेशा अपने कॉपी में नोट करके चलिए दोस्तों, इसलिए कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए, ठीक है। मेहनत का फल बहुत ही मीठा होता है दोस्तों। आप जरूर एग्जाम पास करिएगा, सिर्फ मनोबल पॉजिटिव सोच रखिए, कभी भी निगेटिव माइंड में सोच नहीं लाइए। जिस दिन से निगेटिव लाइएगा उस दिन से आप प्रिपरेशन करना छोड़ दीजिएगा, इधर उधर घूमने लगिएगा, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन से हम देखते हैं उसको कैसे बनाए। किसी स्कूल में 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है दोस्तों, सिर्फ 40 वर्ष एवरेज उससे हमको मतलब लेना है और कुछ नहीं। 40 वर्ष है, अध्यापकों की आयु 40 वर्ष है उसका एवरेज, ठीक है। औसत आयु 40 वर्ष है, 8 गो अध्यापक है, बोला 55 वर्ष है, और देहांत हो जाता है उसके स्थान पर 39 वर्ष की आयु का एक अध्यापक आ जाता है। तो बोला कि अब अध्यापकों की औसत आयु क्या होगा, हमको इसी तरह से जो अभी 2 नंबर प्रश्न बताएं उसी तरह से इसको बनाना है। अब 55 वर्ष का जो व्यक्ति है अध्यापक और वो देहांत हो गया, उसके जगह पे 39 वर्ष का आ गया, तो क्या करेंगे, इसका वर्ष में कितना कमी आया पहले ये लिख लीजिए, ठीक है। तो 55 वर्ष का आपका एज था उनका अध्यापक जी का, और 39 वर्ष का आ गया दोस्तों, 39 वर्ष का आगे घटा दीजिए इसको, तो 9 6 15 में से और बच गया आपको 16, ठीक है दोस्तों। तो आपका एवरेज में कमी क्या हुआ, कितना व्यक्ति है, 8 अध्यापक था, तो एवरेज में कमी आ गया कितना, 8 से इसमें डिवाइड कर दिए, तो 8 दूनी 16, एवरेज में कमी आ गया दोस्तों 2 वर्ष। तो आपका पूरा एवरेज है 40, तो इसमें से घटा दीजिए तो आ गया 38 वर्ष। कोई एनी प्रॉब्लम, कोई डाउट, ऐसा प्रश्न को इसी तरह से सॉल्व करना है दोस्तों। हम ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ा रहे हैं जो आपको बार बार सेट में आता ही और उसके बाद में एग्जाम में भी आता है दोस्तों। तो 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो चौथा नंबर प्रश्न को देखिए उसको कैसे सॉल्व किया जाए। 4 नंबर प्रश्न बोलता है कि 10,000 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 12,200 रुपये और 3 वर्ष में 13,300 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर निकालना है भैया। ऐसा प्रश्न बताइए ईमानदारी से कि ऐसा प्रश्न आता है या नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। तो बोला कि पहले 2 वर्ष में 12,200 रुपये हो जाता है, 2 वर्ष में दोस्तों, 2 वर्ष में, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 12,000 2 वर्ष में 12,200 रुपया हो जाता है, ठीक है। और आगे क्या बोला कि तीसरे वर्ष में 13,300 रुपये हो जाते हैं, तीसरे वर्ष में 13,300 हो जाते हैं। ऐसे प्रश्न को इसी तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमको 1 वर्ष का पहले यहाँ पे ब्याज निकालेंगे, 3 में से 2 गया 1, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया दोस्तों, घटाइए 1100 रुपया हुआ या नहीं। 1 वर्ष का ब्याज 1100 हुआ, तो आपका 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा ये बताइए, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 2200 रुपया होगा या नहीं, इतना तो पता है आप लोग के। तो 2 वर्ष का ब्याज 2200 रुपया हो गया। आपको रेट निकालना है दोस्तों, रेट निकालना है, तो रेट बराबर क्या होता है, दर बराबर क्या होता है दोस्तों, रेट बराबर क्या होता है, दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, आप लोग के पता है, ठीक है। तो ब्याज कितना आया दोस्तों 2200 रुपया, ब्याज गुने 100, मूलधन आपका 10,000 और गुने 2, तो क्या ब्याज कितना आ गया दोस्तों 2200 रुपया, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन कितना है दोस्तों, आप लोग को पता है कि 10,000 और गुने
टाइम 2 वर्ष, हम 2 वर्ष का निकाल रहे हैं ब्याज, तो 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, आपका इसको कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन करने पे कितना आ जाएगा आपको पता है कि 11, ये 4 गो शून्य से इसको 4 गो शून्य और यहाँ आ गया आपका रेट आ गया 11%। कोई एनी प्रॉब्लम? बहुत ही अच्छा से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो एक लाइक कर दीजिए दोस्तों ज़रूर, फिर उसके बाद में दोस्तों में भी शेयर कीजिए, उन लोगों को भी फायदा पहुंचाइए। ठीक है दोस्तों, तो अगला 5 नंबर प्रश्न को देखें कि उसको कैसे हम बनाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लेकर के आए हैं और अगला ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करें, इसलिए कि हम इतना शॉर्ट बता रहे हैं कि दोस्तों इससे शॉर्ट फिर बिल्कुल नहीं हो पाएगा। जो आपको एग्जाम में बहुत ही टाइम कम रहते हैं और क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, इसीलिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आते हैं, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि उसको हम कैसे सॉल्व करें। तो 5वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले 1 वर्ष के अंत में 650 हो जाता है। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 1 वर्ष में दोस्तों 650 हो जाता है। ठीक है, और बोला कि दूसरे वर्ष में 676 हो जाता है, दूसरे वर्ष में 676 हो जाता है। ठीक है, दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो जाता है। तो धनराशि क्या है भैया, आपसे पूछा कि मूलधन पूछ रहा है, प्रिंसिपल की आपका प्रिंसिपल कि क्या होगा। तो दोस्तों इससे पहले था साधारण ब्याज वाला बताए थे, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ऐसा प्रश्न पूछता है, अपने माइंड में हमेशा याद रखिए ये सब प्रश्न को। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसका हम 1 साल का पहले हम ब्याज निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 में से 1 घटा 1 साल का ब्याज हो गया भैया आपका 26 रुपया। बताइए 1 साल का ब्याज 26 रुपया हुआ या नहीं। यहाँ से आपको धनराशि पूछा है। ठीक है, यानी आपसे प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल निकालने से पहले हम तो रेट निकालेंगे, पहले रेट निकालेंगे दोस्तों। तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर क्या होता है, रेट दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। 1 वर्ष का है तो 1 से मल्टीप्लाई, ये जो आपका अमाउंट होता है, ये आपका अमाउंट होता है, यही आपका रेट निकालने में प्रिंसिपल का काम करता है। ये माइंड में हमेशा याद रखिए। हम ऐसे प्रश्न को बताते हैं दोस्तों, उसका कारण क्या है, वो कैसे बनता है, और चैनल की तरह नहीं कि सिर्फ आए या कलम उठा के लिख दिए। इसका कारण जो आपका अमाउंट है वो आपका रेट निकालने के लिए कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज हो तो वो आपका मूलधन यहाँ पे मान लेना है इसको। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि इसको फिर कैसे सॉल्व करें। तो इसको आप सॉल्व कीजिए तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको काटिए। ठीक है, ये शून्य से ये शून्य काट दीजिए, इसको 13 से काट दिए, 13 दूना 26, तो 13 पच्चे 65, 5 दूनी 10। दोस्तों कितना आ गया, 4% आया, रेट आपका 4% आ गया। तो आगे अब क्या करना है, हमको तो प्रिंसिपल निकालना है दोस्तों, आपको मूलधन पता करना है। मूलधन कैसे निकालेंगे दोस्तों, एक बात याद रखिए, ये आपका अमाउंट है, ये जो आपका दिया हुआ है ये अमाउंट है। तो क्या करेंगे, आपके पास मान लेते हैं मूलधन 100 रुपया है, अगर ब्याज उसमें जोड़ देते हैं तो क्या वो आपका अमाउंट हुआ या नहीं, यानी मिश्रधन हुआ या नहीं। तो यानी 100 रुपया मूलधन, 4 रुपया आपका ब्याज, तो मिश्रधन हो गया। तो ये मिश्रधन बराबर 650 मिश्रधन। तो 1 बराबर 650 बटा 104, तो 100 बराबर क्या, बस यही तो निकालना है दोस्तों। तो आगे हम करें, आगे देखें कैसे करें। तो आपको क्या हो गया, ये अमाउंट 104, ये आपका मिश्रधन बराबर 650 मिश्रधन। ठीक है, तो एक मिश्रधन बराबर 650 बाई 104। तो भैया बोला कि प्रिंसिपल क्या होगा, तब मूलधन तो हम 100 माने हुए हैं, तो डायरेक्ट हम कर दें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। इसको भैया आप इसको काट लीजिए, इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा आपको, इसको सॉल्व कीजिए तो 625 रुपया आपका मूलधन हो जाएगा। दिखाई दे रहा है आप लोग को, सही से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसको कॉपी में आप नोट करते चलिए, इसलिए कि बहुत ही नज़दीक आ चुका है आपका एग्जाम, ग्रुप डी का होने वाला है, और 3 लाख लगभग वैकेंसी आपका 2022 तक देगा ही देगा रेलवे। ठीक है, तो तैयारी में दोस्तों बिल्कुल हमेशा आगे रहिए, पीछे नहीं रहिए। पर डे सोचिए कि 2 घंटा सुबह पढ़ना है, 2 घंटा
शाम पढ़ना है, उसके बाद में कोई वर्क है, अगर घर में कोई यानी प्रॉब्लम तो आप अपने घर के साथ में काम कीजिए और उसके बाद मगर तैयारी छोड़िए नहीं दोस्तों, ठीक है। मेरा यही क्लू देना है, आप लोग इस क्लू को फॉलो कीजिए। अगर गरीब हो या अमीर हो दोस्तों, 2 घंटा सुबह निकालिए टाइम, 2 घंटा शाम निकालिए और तैयारी मन से कीजिए, ठीक है। उसके बाद में बाकी जो बचा टाइम उसमें अपना वर्क कीजिए, ठीक है। तो आगे हम 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उसको हम कैसे बनाएं दोस्तों। टाइम नहीं मिलता है, टाइम निकालिए दोस्तों, टाइम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। ये अगर आपका ग्रुप डी का टाइम निकल जाएगा, ठीक है, और DFCCIL का टाइम निकल जाएगा, बोरिंग टेक्नीशियन का टाइम निकल जाएगा, तो फिर दोस्तों फिर आगे टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि टाइम बहुत ही जल्दी जल्दी ढलता है। इधर बहुत ही कोरोना काल जो चल रहा था, इसीलिए 2.5 साल इसी तरह बर्बाद हो चुका है दोस्तों। कोशिश कीजिए कि हमको इसी साल जॉब ले लेना है तो ले लेना है, ठीक है। अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए, हमेशा पॉजिटिव माइंड में सोचते रहिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते कि उसको हम कैसे सॉल्व करें। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए दोस्तों, 2 संख्याओं का योग 36 दे दिया है भैया, और उसके मासा और लसा 3 तथा 105 है, तो उसके व्युत्क्रम का योग क्या होगा ये पूछा। फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, हमको संख्या मान लेना है भैया। ऐसा प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम संख्या पहले मान लेते हैं। मान लिए कि संख्या बराबर आपका XY है, संख्या आपका XY है, ठीक है। अब बोला कि 2 संख्याओं का योग 36 है। जैसे प्रश्न कहेगा उसी तरह से करेंगे दोस्तों, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों x + y बराबर 36 लिख दिए। आगे क्या बोला, आप लोग जानते हैं कि मसा गुने लसा यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मसा गुने लसा होता है या नहीं, फार्मूला ऐसा। तो आप लिख दीजिए इस तरह से, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मसा, आपका मसा कितना है 3 है और लसा 105 है। इसको हम लिख दिए, तो यानी XY बराबर कितना आ जाएगा, 5 × 15 के 5 हासिल 1, तो 315 आपका आ गया 315। कोई डाउट एनी प्रॉब्लम इस प्रश्न में। और इसके बाद में क्या बोला है, तो उसके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। अब दोस्तों ये व्युत्क्रम का योग कैसे निकालेंगे, आपका x + y का मान दे दिए हुआ है, x + y का वैल्यू दे दिया हुआ है। आप लिख दीजिए x + y का मान कितना है 36, और बट्टा कर दीजिए xy, बट्टा कर दीजिए 315। कोई दिक्कत, इसको आप 9 से काट दीजिए तो कितना बार में कट जाएगा, 9 चौके 36, कटा या नहीं कटी। अब इसको 9 से काट दीजिए तो कितना बार में कटेगा, 9 × 3 = 27, 9 × 5 = 45। तो देखिए दोस्तों, अब ये x से x कट जाएगा, ये y से y, तो x से x कटेगा तब क्या बचेगा, 1/y + 1/x बराबर 4/35। कोई दिक्कत, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने में कोई नहीं प्रॉब्लम, कोई डाउट, अगर डाउट है तो कमेंट कीजिए दोस्तों। तो इसका बोला कि उसका व्युत्क्रम का योग क्या होगा। दोस्तों देखिए, पहले संख्या था x और y, इसका ही अपोजिट पूछा आपको, 1/x + 1/y का वैल्यू आ गया या नहीं, 4/35। तो ऐसे प्रश्न को इसी तरह से दोस्तों बनाना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। चलिए हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इस सब प्रश्न को अपने कॉपी में नोट करते चलिए। तो 7वां नंबर प्रश्न को देखते हैं कि वैसे प्रश्न को कैसे हम बनाए। ये सब प्रश्न को अपने कॉपी में नोट करते चलिए दोस्तों। टाइम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, फिर ऐसा टाइम नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन को देखते, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 80 लीटर शुद्ध दूध में 8 लीटर दूध को पानी से बदल दिया जाता है। यदि इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराया जाता है तो अंतिम श्रेणी में दूध और पानी का अनुपात क्या है, ये पूछ रहा है। इसमें क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया है। अगर आप सेट बनाते हैं तो देखिए सेट में ऐसा प्रश्न आता है या नहीं। ये सेट से क्वेश्चन हम उठा करके डाले हैं और आपको एग्जाम में भी आता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल दिया कि दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, हल्का सा प्रश्न को ट्विस्ट कर दिया। जो 8 नंबर जो प्रश्न है, 8 नंबर जो अगला प्रश्न है वो एकदम बिल्कुल वो सब प्रश्न आप बना लेते, इसमें हल्का ट्विस्ट कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, देखिए 80 लीटर दूध है, 80 लीटर दूध आप लिख लिए, ठीक है, 80 लीटर दूध लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में करना क्या है, 1 कर दीजिए, निकाल रहा है तो कितना निकाल रहा है भैया, 8 लीटर निकाल रहा है। टोटल कितना में से निकाल रहा है, 80 में से। कितना बार प्रक्रिया पूरा कर रहा है, कितना बार प्रक्रिया पूरा कर रहा है, तो 2 बार। तो यहाँ पर सिर्फ 2 कर दीजिए, और अगर 3 बार प्रक्रिया करता तो यहाँ पे हम 3 कर देते हैं। तो ये आपका शेष दूध की मात्रा यहाँ से निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 80
80 1 माइनस 8 दहिया 80 हो गया। तो इसको लिख लीजिए 80 गुने 9/10 गुने 9/10। इसको आप डिवाइड करिए, इसको डिवाइड करके लिखिए तो कितना आ जाएगा 64 पॉइंट, इसको काट लीजिए तो 64.8। तो दोस्तों ये आपको दूध के मात्रा आया, ये आपका दूध के मात्रा आ गया 64.8। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि शेष दूध की मात्रा आ गया 64.8 और टोटल दूध का मात्रा है 80। तो पानी का मात्रा निकाल सकते हैं, ये तो शेष दूध की मात्रा आया। तो पानी का मात्रा कितना हो जाएगा 80 में से 64 पॉइंट को 8 घटाइए, इसीलिए पानी की मात्रा 80 में से इसको आप माइनस कीजिए 64.8। तो कितना दोस्तों बच जाएगा, तो 15 पॉइंट, इसको घटा लीजिए तो 15.2। ये आपका दूध की मात्रा बच गया। ठीक है, बस सॉरी बोले पानी की मात्रा। यही तो आपसे पूछ रहा है कि दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब तो दूध का शेष दूध का मात्रा ये और पानी का मात्रा 15.5, इसको रेशियो कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 64.8 152 15.2। ये 0 से इसको काट लीजिए और उसके बाद में इसको आप 8 से काट दीजिए, इसको भी 8 से काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो 81/19। कोई दिक्कत, ये 0 से इसको काट दीजिए, 8 से इसको काटिए फिर 8 से, तो आपका 81 दूध और पानी की मात्रा 81:19 आया। कोई एनी प्रॉब्लम, कोई डाउट दोस्तों? अगर डाउट है तो कमेंट कीजिए और एक दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, जिस तरह से हम मेहनत करते हैं तो आप भी मेहनत कीजिए। तो 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आप लोग को पता है ऐसा प्रश्न सेट में आता है। ठीक है, तो 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करें दोस्तों। इस सब प्रश्न को आप अपने कॉपी में नोट करते चलिए। हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक दोस्त के हैसियत से बता रहे हैं, बल्कि एक हम टीचर के हैसियत से नहीं दोस्त। ठीक है, तो आप भी बहुत ही मेहनत से पढ़िए और आगे कुछ कामयाब बनिए। ठीक है, तो 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है कि 100 लीटर दूध से भरे हुए किसी बर्तन से 20% दूध को निकालकर उतनी मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। अब बोला कि यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है तो तीसरी संक्रिया के बाद शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितना रह जाएगा। ऐसा प्रश्न हम इससे पहले बता चुके हैं, मगर जब 2 प्रश्न को एक साथ हम बताते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा वो प्रश्न, इसीलिए हम इसको भी यहाँ पे हम सेट कर दिए हैं। तो क्या बोला भैया, यहाँ क्या बोला कि 80 लीटर दूध है, भले 100 लीटर दूध है, 100 लिख दिए। ठीक है, 1 माइनस कितना उससे निकाल रहा है 20%, तो 20 बटा टोटल कितना से 100 से। यह प्रक्रिया कितना बार अपनाया 3 बार, बस 3 लिख दिए। कोई नहीं डाउट, इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस 20 पंचे 100/3, 100 गुने 4/5 गुने 4/5 गुने 4/5। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट? बस इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको 5 से इसको काट दीजिए, इसको आप 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 0, फिर 5 चौका 20, अब 4 चौका 16, चौका 64, चौका 512 और उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपको 51.2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ऐसा प्रश्न बहुत ही सेट में आता है दोस्तों, और एग्जाम में भी पूछा था, आपका सीजीएल के एग्जाम में भी ऐसा प्रश्न को पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रश्न को अपने माइंड पर रखिए और 9 नंबर प्रश्न की ओर हम बढ़ें। अब दूध पर, जो दूध और पानी पर जब प्रश्न आएगा तो इस प्रश्न को इसी तरह से सॉल्व करना है, माइंड पे बैठा के रखिए। बहुत ही अच्छा ट्रिक है और आगे भी आपको ये सब प्रश्न एग्जाम में आने वाला है दोस्तों। ठीक है, हम रिक्वेस्ट करते हैं ये सब प्रश्न को अपने कॉपी में नोट करते चलिए। तो 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि उसको हम कैसे बनाएं। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से हम बता रहे हैं दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से। दोस्तों वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा है तो आप लोग को पता है कि मेरा तबीयत ख़राब जो हो गया था, जो बीच में जो वायरल जो अथी चला था, आपका फीवर बहुत ही गांव में होने लगा था, उसी चपेट में हम भी आ गए थे, जिसके कारण वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे थे। उसके कारण वीकनेस महसूस होने लगा,
ठीक है। बहुत तरह तरह के थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, जो हम दो सप्ताह तक लगभग वीडियो नहीं अपलोड किए थे। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हमेशा वीडियो अपलोड करते रहें। तो 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि उसको कैसे हम बनाएं। एक त्रिभुज की भुजा है 1/2:1/3:1/4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज की परिमाप 52 है तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है प्रश्न, ठीक है दोस्तों। तो इसको कैसे करेंगे, बोला कि त्रिभुज की भुजा है 1/2 है, घबराना नहीं है, पहले इसको आप लिख लीजिए 1/2 है। उसके बाद में क्या बोला 1/3 1/4 1/3 फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा प्रश्न को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम निकाल देना है दोस्तों, इसका एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 2 छक 12, 3 चौके 12, 4 तिहाई 12। कोई दिक्कत, कोई एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसको करना क्या, नीचे जो आपका एलसीएम, इसको कुछ काउंट नहीं करना है, कोई काउंट नहीं करना है। तो करेंगे क्या, आप इसको जोड़ दीजिए, आपका भुजा का मान आ रहा है 6 4 10, 10 3 13, तो 13 बराबर भैया आपका ये तीनों त्रिभुज के भुजा के जोड़ेंगे तो परिमाप निकलता है। तो ये 13 बराबर आपका परिमाप है 52। तो 1 बराबर कितना, तो छोटी भुजा इसमें क्या है भैया 3 है, सिर्फ 3 में मल्टीप्लाई कर दी, वही आपका आंसर। तो 13 बराबर कितना हो गया, 13 बराबर 52। तो 1 बराबर कितना, 13 चौका 52 भैया, ये आपका छोटी भुजा पूछ रहा है, तो 4 तिहाई 12 आंसर। कोई दिक्कत, आप यहाँ भी लिख सकते हैं। तो आपका छोटी भुजा बराबर 3 है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 4 × 3, 4 तिहाई 12। तो आपका छोटी भुजा 12 आ गया। आप उसको वहाँ पे लिख लीजिए, चाहे यहाँ पे लिख लीजिए। बहुत कोई प्रश्न इसमें कोई दिक्कत हुआ, कोई परेशानी तो नहीं हुआ, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक था, बहुत ही छोटा प्रश्न है, घबराइए बिल्कुल नहीं दोस्तों, ठीक है। तो हम 10 में है दम का 10वां प्रश्न को देखते हैं कि उसको हम कैसे बनाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपके सामने लाते हैं दोस्तों। आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक है, मेहनत के आगे सब कुछ सफल है, ठीक है। अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तो कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा दोस्तों। अगर 2 साल आप कष्ट कीजिए तो आप हमेशा 60 साल जिंदगी आपका बहुत ही अच्छा से बेहतर से गुजरेगा, ठीक है। अभी मेहनत नहीं कीजिएगा तो उसके बाद में आपको दिक्कत ही दिक्कत है, आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। तो 10 में है दम का 10वां प्रश्न को देखते हैं कि उसको हम कैसे बनाए। बहुत ही अच्छा प्रश्न बता रहे हैं। रमेश के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं। यदि सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 140 है तो मुर्गियों की संख्या कितनी है। दोस्तों आप लोग कहिए कि ये मुर्गी गाय वाला कुत्ता वाला पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये लास्ट प्रश्न है, इसको देखिए, ऐसा प्रश्न सेट में आता है, ठीक है दोस्तों। तो बोला कि कुछ मुर्गियां और कुछ गाय है, तो भैया करना कुछ नहीं है, मुर्गी को मान लिए x और गाय को मान लिए y, यही तो करना है। मुर्गी को मान लिए दोस्तों, मुर्गी बराबर x और गाय बराबर मान लिए y। अब सोचिए कि काहे मुर्गी गाय को x y मानना है, ठीक है। तो आगे देखिए क्या बोला, आप लोग के पता है कि भैया मुर्गी का सिर और गाय का सिर 2 होता है या 1 होता है, आप लोग पता है कि 1 ही होता है। तो भैया करना क्या है, कुछ नहीं का, अब मुर्गी का और गाय का दोनों का सिर 48 बता रहा है, तो क्या करें, मुर्गी का एक सिर 1x, गाय का 1 सिर 1y बराबर 48। कुछ हम किए इसमें, ठीक है। अब आगे देखिए भैया क्या बोल रहा है, और उसका पैरों की संख्या 140 है। अब बताइए भैया मुर्गी में कै गो पैर, 2, तो 2 से इसे मल्टीप्लाई किए तो 2x। गाय में कितना पैर, 8 गो पैर होता है या 4 गो पैर होता है, सिर्फ 4 से इसे मल्टीप्लाई। सिर और पैर के संख्या बराबर कर देना है और कुछ नहीं करना। ये प्रश्न को याद रखने का चीज नहीं है, अपने माइंड में एक बार सेट कीजिए, हो गया बस। तो वहाँ पे पैर की संख्या बराबर कर दिए सिर का, नीचे में पैर की संख्या कितना बराबर है 140, बस 140 हो गया। अब इसके बाद में हमको करना क्या है, इसके बाद में करना क्या है, तो बोल रहा है मुर्गियों की संख्या निकालिए। भैया मुर्गी की संख्या कैसे निकालेंगे, मुर्गी की संख्या कैसे निकालें, मुर्गी का निकाले, मुर्गी का x माने हुए हैं तो हम y को काट देते हैं। तो y को काटने के लिए इसमें क्या करेंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 समीकरण, ये 2 समीकरण, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 1 से कितना आ जाएगा 4 × 4 प्लस 4 × 4, 4 चौके 16 के 8 चौके 32 के 2, 192। अब इसको लीजिए 2x प्लस 4y = 140।
अब इसको काट सकते हैं, ये कट गया, कितना बचा 2x बराबर, बच गया 2, बच गया 52, x बराबर 26 दूना 52। भैया आपको पता हुआ कि मुर्गी की संख्या कितना हो गया, तो मुर्गी की संख्या आपको हो गया 6। तो ऐसे प्रश्न को देख करके हमको घबराना नहीं है, ऐसा प्रश्न को इसी तरह से सॉल्व करना है दोस्तों। 10 में है दम क्लास का आज मेरा 9वां भाग था। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में 10 में है दम का 10वां क्लास लेकर के आएंगे। तो दोस्तों आप लोग मेहनत कीजिए, इसलिए कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, DFCCIL का एग्ज़ाम भी बहुत ही नज़दीक आ चुका है, बोरिंग टेक्नीशियन का भी एग्ज़ाम होगा, NMDC का भी एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में SSC MTS का भी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आएंगे। तो ठीक है, फिर इसके लिए धन्यवाद।